हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स में हम अब चैप्टर नंबर 4 खत्म कर चुके थे। अगले चैप्टर में आते हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, इसमें पहला आपका टॉपिक दिया हुआ है करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल। ये जब आप देखेंगे तो आपको बुक में चैप्टर नंबर 4 में मिलेगी सारी चीज़ें, बाकी सिलेबस के हिसाब से चैप्टर नंबर 5 में मैंशनड है। तो चैप्टर नंबर अगर हम 5 में पहला टॉपिक देखें करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, तो क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड आपने पता है आपको कि जब लूप हमने ली थी सर्कुलर लूप, उसकी वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करी थी। बी दो आई थी आपकी म्यू नॉट इंटू आई इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ये कब आई थी? जब रेडियस ए हो और डिस्टेंस कहाँ है उस पॉइंट की, आर डिस्टेंस पर है उसके सेंटर से। अब यहाँ पर अज्यूम कर लें कि अगर ए जो है, जो लेंथ है वो बहुत कम आ जाए आर से, मतलब कि जो रेडियस है मतलब लूप बहुत छोटा है और पॉइंट आपका बहुत दूर है, तो हम बोलेंगे बी विल मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इंटू एरिया ए डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर क्यूब। यहाँ से देखिए तो जैसे हमने अगर एक डाइपोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट करते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो भी क्या आती, यही वैल्यू आती म्यू नॉट आई इंटू ए डिवाइडेड बाई 2 आर क्यूब। तो इसलिए बोला जाता है कि करंट लूप जो है एक मैग्नेटिक डाइपोल की जैसे बिहेव करती है। कब? जब आप उसको बहुत दूर ऑब्जर्व करें। अगर हम बहुत दूर से उसको देखें तो वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह ही एक्ट करेगी। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमने देखा था कैपिटल एम क्या होता था, एन आई ए, तो वही यहाँ पर पुट कर सकते हैं। आई ए की जगह हम एम पुट कर सकते हैं, आपको हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2 इंटू एम बाय आर क्यूब। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है कि किसी भी एटम के अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, एटम से तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो देखो, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन। इलेक्ट्रॉन का मोशन मतलब और टर्म्स में बोले तो चार्ज का मोशन। चार्ज का मोशन मतलब कहीं ना कहीं करंट होनी चाहिए। चार्ज का मूव होना मतलब करंट प्रोड्यूस होनी चाहिए। तो वो करंट कितनी प्रोड्यूस होती है हमको भी पता था, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी होती थी। हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्मॉल ई। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन मतलब कि एक रिवोल्यूशन में कितना टाइम लगेगा, उसको मैंने अगर कैपिटल टी बोल देता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, करंट आई इज इक्वल्स टू ई बाय टी। ठीक है, अब टाइम पीरियड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 2πr के बराबर। अगर आर उसकी एटॉमिक रेडियस है तो 2πr डिवाइडेड बाय उसकी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो चल रहा होगा 2πr बाय वी। अब हमें मेन क्या कैलकुलेट करना था, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना था। तो मैग्नेटिक मोमेंट हमने ऊपर ही देखा क्या होता है, आई इंटू ए के बराबर। तो आई इंटू ए, आई आपने करंट निकाली ई वी बाय 2πr, एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर ऑर्बिट होगा उसका। तो यहाँ से आपको मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एल मिलेगा ई वी आर बाय 2, इसकी डायरेक्शन होगी प्लेन के अंदर की तरफ, इनटू दी प्लेन, वो मैंने बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए एंगुलर मोमेंटम, आपने क्लास 11th में फिजिक्स में पढ़ा होगा, एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर। किसी भी मास, किसी भी बॉडी का मास अगर एम है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है आर रेडियस के अंदर, तो उसका एंगुलर मोमेंट होगा एम वी आर के बराबर। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें इसलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ही लिख दिया है। तो यहाँ से आपको म्यू एल कितना मिल जाएगा, जब इस इक्वेशन में आप एम ई से डिवाइड करते हो आपको मिलेगा म्यू एल इक्वल्स टू ई अपॉन 2 एम ई इंटू एल। तो यहाँ से जो म्यू एल बाय एल का रेशो होता है, म्यू एल क्या है आपका, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। म्यू एल बाय एल उसकी म्यू एल बाय एंगुलर मोमेंटम, उसका म्यू एल से एल से रेशो लिया तो आपको मिलेगा ई अपॉन 2 एम ई, जो एक कांस्टेंट नंबर होता है जिसका नाम होता है गायरो मैग्नेटिक रेशो। इसकी वैल्यू होती है 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर किलोग्राम। ये वैल्यू आपको याद रखनी होगी, एमसीक्यू पेपर है तो कभी गलती से पूछ सकते हैं आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि बोर्स मॉडल, आपको बोर्स मॉडल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम एटम्स एंड न्यूक्लियाई चैप्टर में फिजिक्स में पढ़ेंगे ही सही। वो क्या बोलता था कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, वो ऐसा तो नहीं कि कहीं भी रिवॉल्व करेंगे, वो उस वाले ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं सिर्फ जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल हो एच अपॉन 2π के। एच क्या होता था, प्लांक कांस्टेंट, वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है 6.62 इंटू 10⁻−34। तो एल की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, एन एच बाय 2π। 2 से एल की वैल्यू अगर हम एन एच बाय 2π पुट करते हैं, और मिनिमम एन की वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम कौन से नंबर का ऑर्बिट हो सकता है, फर्स्ट ऑर्बिट। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी उसके लिए 1। तो एल, तो मिनिमम म्यू एल कितना होगा यहाँ से, वो होता है ई अपॉन 2 एम ई इंटू एच अपॉन 2π। ये सारे कॉन्स्टेंट नंबर से जिनकी वैल्यू अगर आप पुट कर दें तो आपको म्यू एल मिनिमम मिल जाता है 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर के बराबर, एम्पेयर मीटर स्क्वायर के बराबर। इस वैल्यू को बोला जाता है बोर मैग्नेटॉन। देखिए इस टॉपिक को वहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है और यहाँ पे इस फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी पूछा गया था। सैम्पल पेपर जो है वहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है इन फॉर्मूले के ऊपर, तो उसको आप देख लीजिएगा, इस काम का टॉपिक है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं द बार मैग्नेट एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगला टॉपिक है आपका बार मैग्नेट और उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आपको पता होगा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब मैग्नेट के बाहर बात करें, और मैग्नेट के अंदर कहाँ जाती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो हम ये बोल सकते हैं कि बार मैग्नेट जो होता है वो आपके एक सोलेनॉइड के जैसे ही बिहेव करता है। उसके बाद हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखा था तो वहाँ पर हमने एक चीज़ देखी थी कि वो डिसकंटिन्यूस कर्व होते थे, कि मतलब पॉजिटिव से शुरू करें नेगेटिव पे ख़त्म होगा। यहाँ पर क्या होगा, कोई भी फील्ड लाइंस अगर है नॉर्थ से शुरू करके साउथ पे जाएगी और मैग्नेट के अंदर ही साउथ से वापस कहाँ चली जाएगी, नॉर्थ में। नॉर्थ से शुरू होकर वापस नॉर्थ पे ही ख़त्म होगी।
इसलिए हम इसको बोलते हैं कंटिन्यूस क्लोज्ड कर्व्स। और यहाँ पर भी वही खेल है जो वहाँ पे होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या देती थी आपको वहाँ पर, अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करते थे तो उसकी वैल्यू दे देती थी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। यहाँ पर भी ये होगा, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर अगर हम उसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दे देगा उस पॉइंट पे। और जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी किसी एक एरिया से, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ज़्यादा, वो फ्लक्स हम देखेंगे अभी बाद में। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? वही रीज़न जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेगी तो दो वैल्यू हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की इस बार उस एक पॉइंट पे, जो पॉसिबल नहीं होती है। अर्थ का मैग्नेटिज्म हम अब देखते हैं। अर्थ के मैग्नेटिज्म की अगर हम बात करें तो अर्थ के मैग्नेटाइज क्या होता है, क्योंकि अर्थ के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, क्योंकि जैसे ही आप एक बार मैग्नेट को लाएं जिसके अंदर नॉर्थ और साउथ दो पोल हो, और उसको अगर हम सीधे यहाँ पर लटका दें तो वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ ही पॉइंट करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ में ऐसा माना जाता है कि एक तो जोग्राफिकल इक्वेटर, अर्थ का आपको पता है दो शेप होते हैं, दो एक्सिस होती है, एक तो एक्सियल होता है और एक इक्वेटोरियल होता है। तो जो जोग्राफिकल इक्वेटर होता है वो तो होता ही है, साथ में एक मैग्नेटिक इक्वेटर भी माना गया है जो उसकी जोग्राफिकल इक्वेटर से थोड़ा सा एंगल टिल्टेड हो। और ये बोला जाता है कि वहाँ पर भी नॉर्थ पोल होता है मैग्नेटिक। देखो, जोग्राफिकल नॉर्थ और जोग्राफिकल साउथ तो हमको पता है कि नॉर्थ जाते हैं हम दिल्ली की तरफ जाते हैं तो जोग्राफिकल नॉर्थ आता है, नीचे चेन्नई की तरफ जाते हैं तो जोग्राफिकल साउथ आता है। उसी तरह से वहीं से कुछ एंगल इंक्लिनेशन पर मैग्नेटिक नॉर्थ भी होता है जहाँ पर आपका मैग्नेट पॉइंट करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दो एलिमेंट्स देखने हैं उसके लिए, एक होता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और एक होता है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की। तो डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन थीटा वो एंगल होता है, जैसे अगर हम बात करें मैग्नेटिक एक्सिस आपने बनाई है ना, और जो ज्योमेट्रिकल एक्सिस बनाई, जोग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस दोनों एक्सिस बनाओगे आप, तो उन दोनों एक्सिस के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन थीटा। ये मैंने यहाँ पे शो कर रखा है कि ट्यू नॉर्थ, एक देखो, एक तो नॉर्थ जो है वो जो आपको दिखता है दिल्ली की तरफ, एक मैग्नेटिक नॉर्थ होगा, उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा? आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। उसको क्या बोला जाता है? जोग्राफिकल एक्सिस। अगर उसको हम एक्सिस की बजाय पूरा एक प्लेन बना देते तो उसको मेरिडियन बोला जाता है। तो जोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल होगा उसको भी हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन थीटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन डेल्टा। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन क्या बताता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर एग्जिस्ट करती है तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता ही है कि वेक्टर्स से हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, तो वही होगा, दो में जब रिजॉल्व करेंगे तो दोनों कंपोनेंट जो होंगे उन दोनों का रेशियो का जो 10 होता है, तो 10 डेल्टा क्या होता है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसको क्या बोला जाता है? एक मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, साथ साथ इसको एंगल ऑफ डिप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ डिप। इसको मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं हम डिप सर्कल नाम का एक डिवाइस। तो ये डेल्टा कितना होगा? ये डेल्टा कितना होगा ये अगर हम बात करें तो पहले मैंने डेल्टा की वैल्यू बता दी क्या होती है कि एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो और आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उन दोनों के बीच का एंगल क्या देगा आपको? मैग्नेटिक इंक्लिनेशन डेल्टा। तो 10 डेल्टा होता है V/H, ये तो मैं बता चुका हूँ। तो डेल्टा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ V/H। अब दो चीज़ें होती है कि अगर हम इक्वेटर पे चले गए, इक्वेटर पे अगर चले गए मतलब क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही रहेगा पूरा मैग्नेटिक फील्ड का, मीन्स डेल्टा जीरो हो गया। डेल्टा जीरो हो गया तो H भी हो जाएगा और V कितना हो जाएगा? जीरो। वर्टिकल कंपोनेंट V जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें अगर हम पोल पे चले गए, पोल मतलब क्या? बिल्कुल ऊपर वाली तरफ चले गए अर्थ में, तो वहाँ पर डेल्टा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि अब सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा तो वर्टिकल कंपोनेंट V के बराबर हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? जीरो। 5th चैप्टर में आपको इतनी चीज़ें पढ़नी थी, तो मे भी पॉसिबल हम कल से 6th चैप्टर भी शुरू कर दें। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच।